तो डीमन एम्परर के इस एपिसोड में हम देखते हैं 1 महीने बाद का सीन। टियानयून एम्पायर, इंपीरियल पैलेस, बैक गार्डन। और वहाँ पर वो मोटा लड़का भागते हुए आता है और कहता है, फादर बहुत बड़ी मुसीबत हो गई है। तो किंग कहता है, कॉन्ग शांत हो जाओ, तुम्हें नहीं दिख रहा कि मैं मिनिस्टर ऑफ वॉर के साथ गेम खेल रहा हूँ? तो चलो अब बोलो कि ऐसा क्या हो गया। तो कॉन्ग बताता है कि यूमिंग वैली के 7th एल्डर को 1 महीने पहले मार दिया गया है और उसके साथ ही यूमिंग वैली के 2 एल्डर्स को भी मार दिया गया है। किंग पूछता है, ये सब किसने किया है? तो कॉन्ग कहता है, लू फैमिली का बटलर जाओ फान। पता नहीं उसे 1 महीने पहले क्या हो गया, पर उसने 7th एल्डर को यूमिंग वैली के लोगों के सामने ही मार दिया। फिर वो मिनिस्टर ऑफ वॉर कहता है, क्या उसने 3 एल्डर्स को मार दिया? योर मैजेस्टी, हमें इस बारे में कुछ करना होगा। तो किंग कहता है, उन्हें ऐसे ही छोड़ दो और तुम्हारे आदमी जो लू फैमिली के एरिया में है उन्हें बोल दो कि वो लोग लू फैमिली को कुछ भी ना करे, क्योंकि मेरा कीमती पर्ल वहां पर है। और फिर हम देखते हैं ह्यूई चैंगफेंग को, और उसे भी उसकी मौत की खबर मिल जाती है और वो ये सुनकर कहता है, मतलब 7 फैमिली के बीच की बैलेंस चली गई है और अब मुझे अपनी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि आप मेरे ओपोनेंट हैं, योर मैजेस्टी। फिर हम देखते हैं एक जगह जिसका नाम होता है जी सी फू कैपिटल, और वहां पर एक आदमी खड़ा होता है और उसे भी उसकी मौत की खबर मिल जाती है। और उसी वक्त हम देखते हैं कि वियान लोंग का हेडक्वार्टर, वहां पर एक आदमी बोल रहा होता है, तुम दोनों बहुत अच्छा कर रहे हो, हमें शायद तुम्हें बड़े एल्डर्स के पास भेज देना चाहिए ताकि तुम अपनी कल्टीवेशन की स्ट्रेंथ को बढ़ा सको और फिर तुम लोग हमारे फैमिली के सीक्रेट मार्शल आर्ट को भी सीख पाओगे। तो फिर ड्रैगन बॉडी बोलता है, ये दोनों अच्छा तो कर रहे हैं, पर बाकी 6 फैमिली के मुकाबले ये लोग एवरेज ही हैं। न्यू कहती है, पर हमने बोन फॉर्जिंग रेल में ब्रेक थ्रू तो कर लिया ना। तो उसे लॉन्ग जी बोलता है, नहीं, 3rd एल्डर सही बोल रहे हैं, क्योंकि मैंने जियान हो के टियानयांग के बारे में सुना है, जो 3 साल पहले ही बोन फॉर्जिंग रेल्म का मास्टर बन चुका है। उनके मुकाबले तो हम बहुत ही ज्यादा पीछे हैं। और फिर मास्टर जी बोलते हैं, अगर तुम्हारे पास जाओ फान की आधी भी टैलेंट होगा तो तुम हमारे लू फैमिली के सीक्रेट मार्शल आर्ट को सीख लोगे। न्यू बोलती है, अंकल आप फिर से शुरू हो गए, वो इतना ही टैलेंटेड होता तो हमें ज्वाइन नहीं कर लेता, और भले ही उसके पास थोड़ा टैलेंट है पर वो फ्यूचर में कुछ भी नहीं कर पाएगा, देखना हम दोनों उसे सरपास कर देंगे। तभी वहां पर एक आदमी भागता हुआ आता है और कहता है, मास्टर मेरे पास एक अर्जेंट रिपोर्ट है। और फिर वो रिपोर्ट ड्रैगन बॉडी को दिखाता है और उसे देखकर वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है, और फिर वो उस पेपर को मास्टर जीव को भी देता है। तो वो भी देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, तुम्हारे मेरे ऊपर एक और कर्ज हो गया ब्रदर। और फिर वो चिल्लाकर बोलते हैं, यूमिंग वैली के 7th एल्डर को जाओ फान ने मार दिया है। और ये सुनकर उनका एक आदमी हंसने लगता है और बोलता है, बहुत बढ़िया काम किया है, और मैं ऑर्डर देता हूँ लू फैमिली के प्रोटेक्शन के लिए और आदमियों को भेज दो। और मास्टर जी सोच रहे होते हैं, जब ये वॉर खत्म होगा तुम्हारा नाम चारों तरफ जाना जाएगा, जाओ फान। फिर हम देखते हैं यूमिंग वैली, वहां के एल्डर के पास मिंग आया हुआ होता है और उसे उसकी मौत की बात बता देता है। और फिर वो बोलता है, उसने हमारे 2 एल्डर्स को भी मार दिया है। तो लीडर चिल्लाकर बोलता है, अगर ये तुम्हें पहले से ही पता था तो तुमने पहले रिपोर्ट क्यों नहीं की? मिंग बोलने लगता है, क्योंकि मास्टर ने मुझे मना किया था, क्योंकि ये मामला कुछ ज्यादा ही अजीब था और शायद इस पर कोई भरोसा भी नहीं करता, और हमने सोचा था कि हम उसे खुद ही मार देंगे, पर किसने सोचा था कि ऐसा हो जाएगा। फिर वहां पर एक आदमी बोलता है, वैली हेड, अभी हमें मिंग को दोष देने के बजाय सोचना चाहिए कि इस प्रॉब्लम का हल कैसे निकालें। और सभी लोगों की नजर हम पर ही टिकी हुई है। अगर हमने उस लड़के को जाने दिया तो सब लोग क्या सोचेंगे? सब लोग हम पर हंसने लगेंगे। तो लीडर बोलता है, तो वो तो लू फैमिली का बटलर है ना, तो हम सीधे ही लू फैमिली पर अटैक क्यों नहीं कर देते? और फिर वहां पर एक दूसरा आदमी बोलता है, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। लीडर कहता है, 2nd एल्डर,
तुम कहना क्या चाहते हो? सेकंड एल्डर बोलता है, मैं जानता हूँ कि आप अभी बहुत गुस्से में हैं, पर फिर भी मैं आपको इसलिए रोक रहा हूँ क्योंकि शायद आप भूल रहे हैं, क्योंकि 1 साल पहले किंग ने ऑर्डर दिया था कि हम फेंग सिटी में नहीं जा सकते हैं, और अगर हमने उनके ऑर्डर्स को डिसोबे किया तो हम हायर ऑप्स के टारगेट में आ जाएंगे। फिर वो पहले वाला आदमी बोलता है, सेकंड एल्डर सही कह रहे हैं, हम अभी रॉयल फैमिली के अगेंस्ट नहीं जा सकते हैं, और इंपीरियल सिटी और क्यूयान लॉन्ग सिटी के दोनों ही मास्टर फेंग सिटी में हैं, और अगर हमने वहां पर अटैक किया तो मुझे डर है कि वो लोग कहीं टीम अप ना कर लें। तो लीडर गुस्सा हो जाता है और बोलता है, ये मत करो, वो मत करो, तो फिर मुझे कोई बताएगा कि मैं करूँ तो क्या करूँ। और अगर सेवेंथ एल्डर यहाँ पर होता तो ये सब इतना कॉम्प्लिकेटेड होता ही नहीं, और उस साले को भी, मेरे सबसे इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजिस्ट को ही मारना था। मिंग बोलता है, मास्टर मेरे पास एक प्लान है। तो लीडर उससे बोलता है, तेरी यहाँ कोई जगह नहीं है, तू निकल यहाँ से। तो पहले वाला आदमी कहता है, ये सेवेंथ एल्डर का फॉलोवर है, हमें इसकी बात सुन लेनी चाहिए। तो फिर मिंग बताता है कि लू फैमिली की सारी ताकत जाओ फान पे टिकी हुई है, अगर हम जाओ फान को मार देंगे तो हमें लू फैमिली से डरने की कोई जरूरत नहीं होगी, और जाओ फान फेंग सिटी में है ही नहीं, इसलिए हमें वहां जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो लीडर पूछता है, तो फिर तुम्हारा प्लान क्या है? मिंग कहता है, आप एक किल ऑर्डर जारी कीजिए जिससे कि वो कहीं भी भाग नहीं पाएगा, और अगर वो भागेगा हमें पता है कि वो भागकर कहाँ जाएगा, इसलिए जैसे ही वो फेंग सिटी में घुसने की कोशिश करेगा हम वहां पर पहले से ही छुपे हुए होंगे और हम उसे वहीं पर ही मार देंगे। और फिर एल्डर बहुत सारे आदमियों को बुलाता है और कहता है, पूरे एम्पायर में एक किल ऑर्डर जारी कर दो कि जो भी उसका सर काट के लाएगा वो तुरंत ही हमारी सब्सिडियरी फैमिली बन जाएगी। और यहाँ मिंग सोच रहा होता है, क्या हुआ अगर मैं तुम्हें अपने हाथों से नहीं मार पाया, मैं पूरे एम्पायर को तुम्हारे पीछे लगा दूंगा, फिर मैं देखता हूँ कि तुम कैसे बचते हो। फिर पहले वाला आदमी बोलता है, वेली हेड, उसने दी सेवेंथ एल्डर को मारा है, इसलिए अगर आप किल ऑर्डर जारी भी करेंगे तो ये छोटी मोटी फैमिलियां उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, आखिरी में हमें ही कुछ करना पड़ेगा। और जैसा मिंग ने उसके बारे में बताया, उससे लगता है कि वो एक डिमोनिक पावर कल्टीवेटर है, और उसकी बराबरी सिर्फ यूमिंग वैली के टॉप 5 एल्डर्स ही कर सकते हैं, और मेरे ख्याल में एक है, वो है 5th एल्डर, और 5th एल्डर रेड डिमोनिक फायर यूज करता है, और उसका जीन गंग भी अनब्रेकेबल है, वो उसके लिए परफेक्ट मैच है। तो 5th एल्डर बोलता है, ये मुझसे करने को मत बोलो, क्योंकि मैं दी फ्लावर रेन टावर की एक मीटिंग में जा रहा हूँ, मैं उस जैसे लड़के के पीछे अभी नहीं पड़ सकता हूँ। तो लीडर कहता है, इसमें इतना इंटरेस्टिंग क्या है, एक मीटिंग जहाँ पर सिर्फ औरतें ही होती हैं, क्या तुम्हारे फैमिली के रिवेंज लेने से ये ज्यादा जरूरी है? तो पहले वाला आदमी बोलता है, वैली हेड, मैं चाहता हूँ कि आप मिंग को हम में ज्वाइन करा दें और उसे सेवेंथ एल्डर की जगह दी जाए। तो लीडर बोलता है, ठीक है, अब से ये बच्चा सेवेंथ एल्डर का सक्सेसर है। और ये सुनकर मिंग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और उन दोनों को थैंक यू बोलने लगता है। फिर हम देखते हैं ब्लैक विंड माउंटेन, और फिर हमें दिखाया जाता है एक बहुत ही ज्यादा मस्क्यूलर आदमी वहां पर बैठा हुआ होता है, जिसके पूरी बॉडी पे स्कार्स होते हैं। और फिर वो बोलता है, तुम्हारी स्टेल्थ टेक्निक बहुत ही ज्यादा अच्छी होती जा रही है, तुम मेरे पास ही हो पर मुझे पता ही नहीं चला मिस ली। तो मिस ली बोलती है, तुम अब कौन सी एविल टेक्निक को कल्टीवेट कर रहे हो कमांडर पेंग? और फिर मिस ली बोलती है, अभी सिर्फ 1 ही साल हुआ है और तुमने डिमोनिक कल्टीवेशन की मदद से अभी ही बोन फॉर्जिंग रैल्म में ब्रेक थ्रू कर लिया है। पेंग बोलता है, ब्रदर साओ की टेक्निक है ही इतनी कमाल की, और तुमने जो 20 लड़के भेजे थे उनमें से एक ही बड़ी मुश्किल से बच पाया है, इसलिए तुम्हें और ढूंढने होंगे। मिसली हैरान होकर बोलती है, क्या सिर्फ एक ही बच पाया? तो पेंग बोलता है, ये तो कुछ नहीं है, पहले तो 50 कल्टीवेटर थे पर उनमें से कोई भी नहीं बच पाया, और ये लू फैमिली के लिए बिल्कुल वर्थ इट है। फिर मिसली बोलती है, तो पहले तुम देखो कि तुम्हारे भाई ने क्या कांड किया है, उसने दी सेवेंथ एल्डर को मार दिया है,
और यूमिंग वैली ने उस पर एक किल ऑर्डर भी जारी कर दिया है। तो फिर पेंग हंसने लगता है और कहता है, ब्रदर जाओ एक वर्दी आदमी है, वो जहाँ भी जाता है कमाल कर देता है, तुम्हें उसके लिए कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो मिस ली कहती है, तो चिंता कर भी कौन रहा है, उसने बस एक लड़की के लिए यूमिंग वैली से लड़ाई मोल ली, वो कब से इतना अच्छा बन गया। और वो वहां से चली जाती है तो उसे पेंग पीछे से बोलता है, ये पेपर वाली बात मिस को मत बताना। और फिर हम देखते हैं एम्परर को, वो एक जगह पर आया हुआ होता है और फिर वो ऊपर उड़ के चला जाता है और कहता है, डेविल्स फर्स्ट टेक्निक ड्रैगन रश। और वहां पर एक बहुत ही बड़ा ड्रैगन आ जाता है और वो पूरे जमीन को ही तोड़ देता है। और फिर वो कहता है, डेविल्स सेकंड टेक्निक घोस्ट ड्रैगन क्लॉ, और सारे टूटे हुए पत्थरों को एक ही बार में काट देता है। फिर कहता है, डेविल्स थर्ड टेक्निक फैंटम घोस्ट जायंट, और वहां पर एक बहुत ही बड़ा शॉकवेव जनरेट होती है और उस शॉकवेव से बहुत दूर दूर के बर्ड भी मर जाते हैं। और फिर एम्परर सोच रहा होता है कि मैंने सोचा नहीं था कि मेरी बॉडी को और स्पिरिट को रिफाइन करने के बाद मेरी यूएन एनर्जी तो बहुत ज़्यादा बढ़ गई, लेकिन अभी भी उस ब्लू फ्लेम की मदद से भी मैं बस इन 3 टेक्निक्स का इस्तेमाल कर पाया और उसमें ही मेरी सारी एनर्जी ख़त्म हो गई। और जब से मैंने 7th एल्डर को मारा है, मुझे लग रहा है कि वो लोग मुझसे बदला लेने जरूर आएंगे, और जो भी दुश्मनों को मैं फ्यूचर में मिलने वाला हूँ वो लोग उससे भी ज़्यादा ताकतवर होंगे। इसलिए मुझे बहुत ही ज़्यादा ताकतवर मार्शल आर्ट कल्टीवेट करना होगा, और सिर्फ फिजिकल एक्सपेक्ट नहीं है जो मुझे रोक रहा है, साथ ही ये मेरी यूएन एनर्जी है जो मेरी कल्टीवेशन लेवल को लिमिटेड कर दे रही है। और अगर ये बात है तो मैं 3 टेक्निक्स को इस्तेमाल नहीं करूँगा जब तक कि मेरी जान पर ना बनाए, वरना भले ही मैं अपने एनिमी को तो मार दूंगा पर इस प्रोसेस में मैं भी मर जाऊंगा। और फिर वो उस अंडे को लेकर बैठा हुआ होता है और सोच रहा होता है कि 1 महीना हो चुका है जब से मैं यहाँ कल्टीवेट करने आया हूँ, और तब से मैंने इस अंडे को बच्चा कर तो रखा है, पर इसे हैच करने के लिए इसकी लाइफ फोर्स को फिर से रिस्टोर करना होगा, और ये कोई आम मेडिसिन नहीं कर सकती है, इसलिए मुझे कोई ट्रेजर ढूंढना होगा। पर तभी ही अचानक से वो किसी की आवाज़ सुनता है, वो कह रहा होता है, सॉन्ग यू, मुझे ये बॉडी फोर्जिंग पिल दे दो। फिर एम्परर वहाँ जाकर देखता है तो एक लड़की और एक लड़के को कुछ लोग घेर के रखे हुए होते हैं, और वो लड़का बोल रहा होता है, ये बॉडी फोर्जिंग पिल सॉन्ग फैमिली का ट्रेजर है और हम इसे पिल फेस्टिवल में ले जा रहे हैं, हम ये तुम्हें नहीं दे सकते हैं। फिर एम्परर उन सबको देखकर स्माइल करता है और कहता है, ये लोग तो खुद ही मेरे पास लेकर आ गए। और इसी के साथ ही ये एपिसोड एंड हो जाता है।